आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ जो है एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन क्लास है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे आपके। इससे पहले मैराथन क्लास लगातार चल रही है। जियोग्राफी, साइंस, इंडिविजुअल जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, सबके जो है इंडिविजुअल आपकी मैराथन क्लासेज चल रही हैं। लगातार प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। और फुल क्लासेज भी चल रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरी डिटेल में भी चीज़ें समझाई गई हैं। एंशिएंट, मिडिवल की कंप्लीट हो चुकी हैं, मॉडर्न की भी इंडिविजुअल चल रही हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक थे। ठीक, दोनों हो जाएंगे इसमें। यूपी लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन है। तो त्रियुगीय विभाजन किसने किया? थॉमसन जी ने किया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अब यहाँ देख लीजिए डिटेल में। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट आई और उसी के सामग्री के आधार पर, जो सामग्री रखी हुई थी उसी के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने कर दिया। तो अगर पूछ लें कितने पार्ट में डिवाइड किया, पाषाण, कांस्य और लोह में इन्होंने डिवाइड किया है। और किसके आधार पर? सामग्री जो आई उसके आधार पर। बस ये सारी चीज़ें। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब से हुआ? तो निचले पूर्व पाषाण काल से नहीं, मध्य पूर्व पाषाण काल से नहीं, ऊपरी पास नहीं, मध्य पाषाण काल से हुआ है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य जो हैं भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, होशंगाबाद जिले में, और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पड़ता है। और बागौर से भी मिले हैं। ठीक, बागौर आपका भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से भी मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो आपके महदहा, ये भी आपका प्रतापगढ़ में पड़ता है गंगा घाटी में, और सराय नाहर राय से भी प्राप्त हुए हैं। दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। तो महदहा और सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं, दोनों जगह से। मध्य पाषाणकालीन महदहा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, और वहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं कि झील क्षेत्र है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही, जो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है महदहा में, वहीं से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक, हड्डी और जो है आपके सींग के आभूषण भी मिले हैं। सराय नाहर राय जो आपका वहीं पड़ता है प्रतापगढ़ में ही, वहाँ से भी हड्डी के उपकरण मिले हैं, अल्प मात्रा में मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए भाई? तो मैंने बताया महदहा से प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। महदहा से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर राय से कम प्राप्त हुए हैं। दोनों ही आपके कहाँ? प्रतापगढ़ में पड़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये आपके कहाँ से? दमदमा से निकले। दमदमा भी आपका कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़ में पड़ता है दमदमा। और यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मध्य गंगा घाटी प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय महदहा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं। ठीक, कहाँ से मिले हैं? 41 समाधान मिले हैं, और इसमें से 5 युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल साथ में दफनाए हुए मिले हैं। ठीक, ये कहाँ से? दमदमा से ही मिले हैं, और शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिला है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो खाद्यान्नों की कृषि जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है वो कहाँ प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। ठीक, पशुपालन आपका मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुआ है, जबकि जो खाद्यान्न कृषि है वो नवपाषाण काल से स्टार्ट हुआ, ये याद रखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये आपके नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा एक जगह है। ठीक, होशंगाबाद जिले में, और होशंगाबाद में ही आदमगढ़ आपका मिला था। ठीक, और यहाँ से आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। ठीक, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से आपके भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और आदमगढ़ से भी मिले हैं, और यहीं से मानव के साक्ष्य भी मिलते हैं, हथनौरा होशंगाबाद से। इसकी खोज जो है आपके अरुण सोनकिया जी ने की थी 5 दिसंबर 1982 में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो प्राप्त हुआ है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, हथनौरा होशंगाबाद एमपी से। और पशुपालन का साक्ष्य भी आपके होशंगाबाद के आदमगढ़ से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था। जौ के बाद गेहूँ जो है वो प्रयोग किया जाता है। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 अनाजों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, ये तो आप समझिए 8 क्या, बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक, और वैश्विक दृष्टि से देखा जाए 8000 ईसा पूर्व के सबसे पहले जो है जौ का प्रयोग किया गया, उसके बाद गेहूँ का, बस इतनी सारी चीज़ें हैं।
देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहुरा देव से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? लहुरा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। ठीक, नवीनतम खोज जो हुई है, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के बीच के चावल के साक्ष्य मिले हैं आपके। लहुरा देव कहाँ पड़ता है? कभी भी क्वेश्चन में आ जाए आपको जो है संत कबीर नगर लगाना, यूपी आ जाए यूपी लगाना है। उल्लेखनीय कि इस नवीनतम खोज के पूर्व जो है भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला, मतलब इससे पूर्व जब लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी संत कबीर नगर में कि चावल के साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व के मिले हैं, तो उससे पहले आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, उसको माना जाता था। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य अब यहाँ पर देखिए लहुरा देव नहीं तो मेहरगढ़ आप लगा दीजिए, यूपीपीसीएस मेंस में आया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2007 में अभी जो आएगा लहुरा देव आपको लगाना है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उनमें से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन, स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रमाण आपके बागोर से मिलते हैं। ठीक, यहाँ बागोर दे रखा है, बागोर के साथ साथ आदमगढ़ भी याद रखिएगा। आदमगढ़, आदमगढ़ आपका होशंगाबाद जिले में पड़ता है एमपी में। ठीक, ये एमपी में पड़ता है। वहीं बागोर आपका पड़ता है कहाँ पे? भिलवाड़ा में पड़ता है। भिलवाड़ा आपका है राजस्थान में। तो बागोर राजस्थान से संबंधित, आदमगढ़ आपका एमपी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? एकदम सही बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। चावल से क्या, गेहूं जो सबसे परिचित थे, तो ये गलत हो जाएगा। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये भी सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं, ये भी सही है। तो 1 3 4 सही, 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए आहड़वासियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। और कहीं कहीं आहड़ कहीं आहार दिया रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक थे और पशुपालक थे। वे गेहूँ जो चावल से भी परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवंती, तांबा वाला स्थान में मिलता है, क्योंकि ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है, याद रखिएगा। तो ताम्रवंती दे दें तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा जो है बहुत ज़्यादा उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार कर लेते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की भी प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितियाँ आकृतियाँ उकेरी हुई हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का जो उत्खनन किया था एच.डी. सांकलिया ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नौदा टोली है कहाँ पे? एमपी में पड़ता है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ही जो है आपका क्या है, होशंगाबाद के आदमगढ़ से ही सबसे पहले जो पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो नौदा टोली उत्खनन जो है किसने किया था? आपके एच.डी. सांकलिया ने किया था। नौदा टोली आपके कहाँ है? एमपी में पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा होशंगाबाद। 24 नंबर क्वेश्चन, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित थे बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, केर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए, मेहर, ये सब हैं, समझ सकते हैं। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला जो है वो आपके संगन कल्लू से संबंधित है। कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी एक जिला है और वहीं पर संगन कल्लू पड़ता है, जो कि नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है और यहीं से राग के टीले मिले हैं। तो राग के टीले कहाँ से मिले हैं? संगन कल्लू से मिले हैं। संगन कल्लू कहाँ है? कर्नाटक के वेल्लारी जनपद में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शिल चित्र के लिए प्रसिद्ध है।
अब भीमबेटका की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका जो है एक प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है कि जीवन का कैसा कैसा रंग होता है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र भी हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं पड़ती हैं। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश में नौदा टोली भी पड़ती है, जिसका उत्खनन HD सांकलिया ने किया है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ही आदमगढ़ पड़ता है, जो कि पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बागोर राजस्थान से भी आपके पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भीमबेटका हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रायसेन जिले मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये आपको बताना है। तो अब्दुल्लागंज रायसेन में पड़ती हैं, ठीक, रायसेन जिला। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो 700 में से 133 चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका की गुफा, रायसेन जिला आपका जो पड़ता है MP में। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये आपके काम किया था BS वांककर ने किया था। HD सांकलिया ने नौदा टोली की खोज की थी और ये आपका MP में पड़ता है। तो BS वांककर ने भीमबेटका गुफा को देखा था और उनके शैल चित्रों की प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था BS वांककर ने। और कब खोजा था? 1957 में खोजा था, ये याद रखिएगा। और ये यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया, ये भी याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा है? तो डॉक्टर विष्णुकर वांककर, ठीक। और अगर बात करें कहीं दे दें BS वांककर तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है, डॉक्टर विष्णुधर वांककर कहिए चाहे VS वांककर कहिए, दोनों एक ही हैं। भीमबेटका गुफा को इन्होंने ही खोजा था। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? तो OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, ठीक। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ है। UPPCS मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा समूहतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरवर्णीय गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। और BB लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ था, ठीक। तो BB लाल ने इसका नामकरण किया था हस्तिनापुर में 1951 में, ये भी याद रखिएगा। ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये आपके उत्तर से दक्षिण रख के दफनाते थे, ठीक, उत्तर से दक्षिण। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जो थी जोरवे संस्कृति के नाम से जानी जाती है, कभी भी आ जाए जोरवे संस्कृति, तो ये महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी। और नेवासा, देमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गाँव आदि पुरास्थल में ये जितने भी हैं, नेवासा है, देमाबाद है, कोठे, चंदोली, इनाम गाँव, ये सब महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति से संबंधित है। घरों से मृतकों की अस्थि कलश से में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो जितने भी आपके नेवासा, देमाबाद, कोठे, चंदोली, नाम गाँव, ये महाराष्ट्र की जगह हैं और जोरवे संस्कृति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? तो मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का जो कंकाल मिला है वो बुर्ज होम से मिला है, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट जो है उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से 9 पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। और गर्तावास, गड्ढों वाले घर भी यहीं से मिले हैं, ठीक। गर्तावास के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? आपके जम्मू कश्मीर। गर्तावास मतलब जो होता है कि ज़मीन के नीचे रहना, तो उसे गर्तावास कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिला है। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? UPPCS मेंस में आया है, आपके जम्मू कश्मीर बुर्ज होम से मिले हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें युग्मों पर विचार करिए और कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। देखिए, बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर बिल्कुल नहीं होगा। बुर्ज होम क्या है? आपके गर्द आवास मिले हैं और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से, और यहाँ से मानव समाधान के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है, तो बुर्ज होम आपका नहीं होगा। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला एकदम सही है। गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियाँ मिली, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, तो D आपका राइट आंसर हो जाएगा। IAS के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। बुर्ज होम नामक नौपाषाणी पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और इस पुरास्थल की खोज 1935 में टेरा एवं पीटरसन ने की थी, ठीक। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य भी मिलते हैं। चंद्रकेतुगढ़ जो है पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण मिलते हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करते हैं। गणेश्वर राजस्थान में है और यहाँ से ताम्र पाषाणी पुरास्थल मिला है, ठीक। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? जो विंध्य का क्षेत्र है आपका, वहाँ से किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो लेखहिया से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र आपका MP में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल मिले हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश शत विक्षत भी हो चुके हैं। बस यही सारी चीज़ें हैं।
39 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कह सकते हैं, दूसरे को कारण कह सकते हैं। अभिकथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया था, एकदम सही बात है। कारण क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो ए भी सही, आर भी सही, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई की थी जब प्रतापगढ़ में। इसके बाद अवधारणा दी थी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यवासी जो थे, भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवेश किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो ये आपका संस्कृति का है। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। ये MPPCS में आया क्वेश्चन और विभिन्न एग्जामों में भी आया है। अलेक्जेंडर कर्निंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल MP में संग्रहित है। ठीक, ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। अगर क्वेश्चन में आ जाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है कहाँ है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा बस। अब यहाँ जो है सिंधु सभ्यता के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है, तो किस पर आश्रित होता है, अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। ठीक, संस्कृति पर, धर्म पर, विज्ञान पर नहीं, अर्थव्यवस्था पर ही आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है ना, वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता है। जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादक, उद्योग, अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे आपकी संस्कृति, धर्म, विज्ञान सब कुछ बदल जाता है। कहने का मतलब ये है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो हड़प्पा जो है आपकी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता है, मतलब सब जो है दो नाम है और एक काम है। कहने का मतलब ये है। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण ही सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है सिंधु सभ्यता का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, हड़प्पा सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो किससे संबंधित है, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो कहने का मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी इसे पढ़ा ही नहीं जा सका है, इसीलिए जो है इसे आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक उसे कहा जाता है जहाँ कुछ मिला भी नहीं और जहाँ कुछ पढ़ा भी नहीं गया। ठीक, तो उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक होता है जहाँ मिला और पढ़ लिया गया, तो उसे ऐतिहासिक हो जाएगा। सिंध घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों थी, क्योंकि ये आपकी नगरीय सभ्यता थी और इसीलिए ये गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो है आर्यों से। जो आपके काले रंग की आकृति वाले चित्रित लाल धूसर मृदभांड हैं वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, याद रखिएगा। और वहीं आपके धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित हैं। सिंध घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक, ये भी बात सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी बात सही है। इसके पास लोहे और रक्षा स्त्रोतों पर ज्ञान का अभाव था, ये भी बात सही है। तो इसीलिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। उपयुक्त सभी। भाई लोहे का ज्ञान आपका सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता में था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई से ही सब चीज़ें पता चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंध घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जो होती है उसी से पता चलता है। सिंध घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था, तो मूल स्रोत मोहरें, जो मोहरें मिली हैं उसी से सारी जानकारी मिलती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। एम रफीक मुगल ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये बिल्कुल नहीं कहा, तो यही सही आंसर हो जाएगा। EJ मैके ने कहा सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, ये सही है, ये सही कहा इन्होंने। मार्टिन व्हीलर ने कहा पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रश्न, सही है। अमलानंद घोष ने अपनी जो है चीज़ें बताई, बस ये आप पढ़ सकते हैं, RAS में आया हुआ है। 11 नंबर में आपको मिलान करना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, एक का तीसरा हो जाएगा। और हस्तिनापुर BB लाल ने किया था, यहाँ BB लाल दे नहीं रखें। तक्षशिला जॉन मार्शल ने खोज की थी। NC मजूमदार ने जो है वो कौशाम्बी की खोज की थी, याद रखिएगा, कौशाम्बी, NC मजूमदार। तो आपका A का तीसरा हो जाएगा और C का दूसरा, इतने से आप टिक कर सकते हैं, A का तीसरा और C का दूसरा। अब यहाँ A का तीसरा एक ही में दे रखा है तो C लगा देना वैसे भी आपको। तो कौशाम्बी का आपका हो जाएगा NC मजूमदार, BB लाल ने हस्तिनापुर की, तो ये आपका राइट आंसर C हो जाएगा। देख सकते हैं आप, UP RO मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये आपके हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। ठीक, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो ये आपका लाल रंग का प्रयोग हुआ है।
प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का उपयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का उपयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरी चित्रित मृदभांड की। तो ये आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है, प्री आर्यन से माना जाता है, क्योंकि जो सिंध सभ्यता थी उसमें भी मूर्ति पूजा से संबंधित जो है आपके साक्ष्य मिलते हैं। सिंधुपुरा स्थल से माता देवी की मूर्तियाँ और बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं आपके। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों, जो मोहरें पाई गई हैं, टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो हाथी का हुआ, बाघ का हुआ, गेंडा का हुआ, गाय का नहीं हुआ है। ठीक, तो गाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हाथी, गेंडा, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है, गाय का अंकन नहीं मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ये आपको बताना है। तो चन्हूदड़ू आपका हड़प्पा स्थल है, कुर्दिजी भी है, देसलपुर भी है, सोहगोरा आपका हड़प्पा स्थल नहीं है, ये याद रखिएगा आप। सोहगोरा क्या है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। जब मौर्यकाल आपका आएगा तो उसके ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हूदड़ो, कुर्दिजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा स्थल हैं, याद रखिएगा। चन्हूदड़ो और कुर्दिजी जो है ये आपके वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जबकि जो देसलपुर है ये आपका गुजरात राज्य के कच्छ में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको मिलान करना है। देखिए लोथल, लोथल क्या है? लोथल एक गोदीबाड़ा है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, तो ए का दूसरा और बी का पहला हो जाएगा। अब ए का दूसरा, बी का पहला, तो बी में है, यही लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी देख लीजिए धोलावीरा, धोलावीरा आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। बनावली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिलती है। मतलब हल की बात आ जाए कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति कहाँ से मिलती है? तो बनावली से मिलती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये आपका कालीबंगा से मिलता है, याद रखिएगा। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेतों के निशान आपके कालीबंगा से मिले हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक, और हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है। पैठन आपका गोदावरी नदी के किनारे है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा देख लीजिए, बस ए का दूसरा, बी का तीसरा जो है आपका बी में मिल रहा है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैठन आपका गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक। देखिए यहाँ भी आपको मिलान करना है। 22 में हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक, और कालीबंगा आपका है घग्गर नदी के किनारे। लोथल भगवा नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ए का तीसरा हो जाएगा, बी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा आपका इसी में मिला, और सी का पहला हो जाएगा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है, ठीक। वहीं लोथल भगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। ये भी याद रखिएगा, कालीबंगा भी आ जाता है कि किस नदी के किनारे, तो घग्गर आप जो है बता दीजिएगा। यहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है? जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार है वो आपके मोहन जोदड़ो से मिला है। मोहन जोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, ठीक, कांस्य युगीन नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई देखेंगे तो 55 मीटर है, और पूरब से पश्चिम जो है वो आपकी 33 मीटर है। तो अगर पूछ लें कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का अनुपात क्या है, तो 5:3। वहीं पश्चिम, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का अनुपात पूछें 3:5। फिलहाल उत्तर से दक्षिण जो है 55 मीटर है, पूरब से पश्चिम आपका 33 मीटर है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहन जोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। देखिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही बात है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक, क्या लोहे से परिचित नहीं थे, ये भी आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। लोहे से परिचित होते हैं वैदिक काल में। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ ही सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी सही है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए, तो सब सही है। 1 2 3 4 उपयोग सभी आप लगा दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका सुमेल नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, एकदम सही बात है। लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भी सही बात है। लेकिन कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है, और ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में। लोथल गुजरात में पड़ता है, और ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। एक रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में पड़ता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एक बंदरगाह है, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं।
29 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ये आपको बताना है। ठीक, तो कालीबंगा तो आपका कहाँ है, राजस्थान में है, तो ये तो अलग हो गया। लोथल गुजरात में, ये भी अलग हो गया। आलमगीरपुर और हुलास, ये दो क्षेत्र हैं जो कि आपके यूपी में पड़ते हैं। डी आपका राइट आंसर हो गया। यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, वहीं हुलास जो है वो सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास कहाँ है, सहारनपुर जिले में। 30 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। तो आलमगीरपुर तो आपका यूपी में पड़ता है, मेरठ में। ठीक, हुलास भी है, हुलास आपका सहारनपुर में पड़ता है। देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, इनाम गाँव वगैरह सब महाराष्ट्र में मिले हैं। बनावली भी आपका कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक, और राखीगढ़ी आपका राजस्थान में नहीं पड़ता, ये भी हरियाणा में पड़ता है। ठीक, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक, घग्गर नदी के किनारे। वहीं कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे है, लेकिन वो राजस्थान में है, याद रखिएगा। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है राजस्थान में। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। अब देखिए यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। मांडा कहाँ पड़ता है आपका, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में, बनावली भी हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा। तो आपका ए का तीसरा हो गया। ठीक, और बी का चौथा। ए का तीसरा, बी का चौथा आपका सी में लग रहा है, तो सी आप लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। तो आपको पता है हुलास आपका यूपी में पड़ता है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक, बालू आपका कहाँ पड़ता है, तो बालू आपका पड़ता है हरियाणा में, और पाडरी आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक, तो ए का तीसरा हो जाएगा और बी का दूसरा। ए का तीसरा, बी का दूसरा। ए का तीसरा और बी का दूसरा तो दो में पड़ रहा है, तो आप और देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर पाडरी आपका सी जो पड़ता है आपका, पाडरी गुजरात में पड़ता है, सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा, डी का पहला, तो सी का चौथा, डी का पहला आपका डी में है, डी लगा दीजिए बस। यहाँ आप समझ भी सकते हैं सारी चीज़ें। देखिए बालू जो क्षेत्र है, हड़प्पा स्थल है, ये हरियाणा में है, और इसके साथ साथ राखीगढ़ी बनावली भी हरियाणा में है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम भी आपका जम्मू कश्मीर में है, लेकिन बुर्ज होम किस लिए, गर्त आवास मिला है, वहाँ मानव समाधान के साथ कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। तो पाडरी आपका गुजरात में है, और हुलास जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। ठीक, अब 33 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, ये आपको बताना है। कौन सिंध में है, तो सिंध में आपका क्या पड़ता है, देखिए सिंध में आपके पड़ते हैं मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, और ठीक सुरकुर्दा आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो 2 और 3 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। ठीक, मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है। अगर हड़प्पा की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है, और सुरकोटदा गुजरात में है। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो आपके ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और चन्हूदड़ो भी इसके साथ सिंध प्रांत में है। 35 नंबर क्वेश्चन है, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो JH मेके ने किया था। ठीक, चन्हूदड़ो आपका सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के, मोहनजोदड़ो भी वहीं पड़ता है। और मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में NG मजूमदार ने की थी, और वर्ष 1935 में मेके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा आपका पंजाब में पड़ता है पाकिस्तान के, यहाँ आप देख सकते हैं। ये रावी नदी के किनारे है, जबकि कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में है, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर आपके कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, हुलास पड़ता है सहारनपुर में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये आपकी सौराष्ट्र गुजरात में पड़ती है। ठीक, सौराष्ट्र गुजरात में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, दधेरी आपका कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। ठीक, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो भारत में जो स्थित है वो आपका लोथल है। ठीक, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लेकिन लोथल आपका गुजरात में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी के किनारे है, तो लोथल आपका किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। ठीक, याद रखिएगा। वहीं आप रोपड़ की बात करें वो सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल आपका गुजरात में है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कह लो, लोथल है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हड़प्पा का बंदरगाह आपका लोथल है। ठीक, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा मिला है, तो हल का टेराकोटा जो मिला है वो बनावली से मिला। बनावली आपका कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी भी आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। और धोलावीरा आपका कहाँ पड़ता है, धोलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है, और वहीं कालीबंगा राजस्थान में, लोथल भी गुजरात में पड़ता है। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, ये आपको बताना है। देखो कालीबंगा संबंधित है, रोपड़, लोथल, पाटलिपुत्र तो मौर्य साम्राज्य में आया है, ठीक, उदयन ने इसकी स्थापना की थी। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? हड़प्पा का बृहद स्थल भारत में अगर पूछा जाए तो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आपका हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है और ये सबसे बड़ा स्थल है, ठीक। अब देखिए हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरावाल पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी धोलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आता है। मतलब 3 जो है आपके कहाँ है, मतलब 3 आपके पाकिस्तान में, 2 आपके यहाँ। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल जो है राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार में है। स्थापित सिंध घाटी की सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, तो कौन कौन सी नदियाँ थी आपकी? देखिए सिंधु थी, ठीक, झेलम थी, चिनाब थी। तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट के दक्षिण, मतलब ये सारी थी, गंगा इस नदी इसमें शामिल नहीं थी, ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन है, सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे तो आत्मा और ब्रह्म में भी उनका विश्वास था, ठीक, और यज्ञ प्रणाली में भी विश्वास था, हवन कुंड वगैरह में, मात्र शक्ति में, तो ये डिस्प्यूटेबल है। अब यहाँ पढ़ सकते हैं। लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में कोई निश्चित पता नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें मिली हैं जैसे स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है, पुरुष आकृति से शिव की पूजा अनुमानित की जाती है, अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई है, मृतकों के साथ देने उपयोग में वस्तु जो दफनाई जाती है उससे आत्मा में विश्वास था, तो सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब पढ़ी नहीं जा सकी हैं लेकिन समझ में आता है, ठीक। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ का मंदिर जो है आपका नेपाल में पड़ता है, काठमांडू में। सिंध घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पे है जिस पर आदि योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे, ठीक, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का बड़ा योगदान है वो कौन है? वो आपके राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? देखिए हड़प्पा तो दयाराम साहनी सुमेलित है, 1921 में इन्होंने इसकी खोज की थी। वहीं लोथल जो कि भगवा नदी किनारे है, एस.आर. राव ने इसकी खोज की। सुरकुटदा इसकी जो है खोज जे.पी. जोशी ने की। धोलावीरा बी.के. थापड़ ने इसकी खोज नहीं की थी, ठीक। चलिए देखते हैं, बी.के. थापड़ ने नहीं, R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया कौन था? ए कर्निंघम था। कौन था? ए कर्निंघम। ए कर्निंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को समझ ही नहीं सका। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो R.D. बनर्जी भी हैं, के.एन. दीक्षित भी हैं, M.S. वत्स हैं, B.A. स्मिथ नहीं है, ठीक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो कुओं के अवशेष आपके लोथल से मिले, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो सब जगह से मिले, तो डिस्प्यूटेबल है, UPPCS में आया है। जय नारायण पांडे की पुस्तक है, उसमें बताया गया कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरें लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं थे, और तो इसी तरह की कलीमंगा से भी मिले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्मित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले नगर संस्कृति आती है जो कि सिंध घाटी सभ्यता में आती है, उसके बाद लोहे का हल आता है, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, तो किसका प्रयोग किया था? ये आपका तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? ये आपका लोथल से मिलता है। हाथी दांत का पैमाना जो मिलता है लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, और एक बंदरगाह है, भोगवा नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, ये आपको बताना है। तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई, स्वर्ण की हुई, तांबे की हुई, चांदी की हुई, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और की सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये आपकी बनावली। बनावली क्या है? घग्गर नदी के किनारे, और वहीं कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे, याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंध घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। एकदम सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता है, गलत बात, ठीक। चांदी, स्वर्ण और तांबे, इनका सबका प्रयोग जो है हड़प्पा संस्कृति में होता था, लोहे का नहीं होता था, तो 1, 2 आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं,
और एकदम सही बात है, विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये भी सही बात है। लेकिन जो खुदाई के दौरान प्रकट हुए इसलिए विलुप्त नहीं हुए हैं, ठीक, उनका कुछ और कारण था। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक, चन्हूदड़ो भी वही है, और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है, ठीक, साहिवाली मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। कभी बाएं या दाएं तट पूछ ले तो कन्फ्यूज नहीं होना, बाएं तट पर है। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, दयाराम साहनी, मतलब राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपके धोलावीरा से मिले हैं, ठीक। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है, ठीक, और दूसरी जो है धोलावीरा है भारत में। और यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में है। धोलावीरा आपका गुजरात में है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है, तो ये भी प्राप्त हुआ है। धोलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है अपने भारत में। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धोलावीरा जो आपका गुजरात में है वो आपका 3 भागों में विभक्त है। देखिए धोलावीरा एक आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल भी प्रवाहित होता था? तो ये आपका धोलावीरा जो कि गुजरात में है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो धोलावीरा गुजरात से मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से 200 संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? तो मतलब 200 एक साथ जो है वो दफनाए गए हैं। तो लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है, ठीक, तो दोनों से मिला है। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिलता है। राखीगढ़ी से भी मिलता है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही विकल्प सी होगा, ठीक, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर माना जाए तो सी और डी दोनों होगा। तो संख्या के हिसाब से अगर माना जाए तो भाई लोथल से सर्वाधिक मिले हैं तो सी आंसर हो जाएगा, लेकिन सी और डी दोनों होगा अगर प्रमाण के आधार पर माना जाए तो। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान सनोली से मिला है। और सनोली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोद तहसील के सनोली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान मिले हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। और महाराष्ट्र में भी जो आपके शव दफनाए जाते थे, ठीक, दक्षिण भारत में, वो आपके उत्तर से दक्षिण दफनाए जाते थे। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं और इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो याद रखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, हुलास क्षेत्र है, तो हुलास जो है आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका सहारनपुर में पड़ता है। वहीं आलमगीरपुर आपका मेरठ में पड़ता है। और ये आपका जो आपका सनोली है ये आपका उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी आपको पता है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। मांडी कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। मांडी आपका मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, क्योंकि बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत के जुताई के दौरान आभूषण मिले हैं, सिक्के मिले हैं, बर्तन मिले हैं, यही सब, ठीक। 73 नंबर क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? तो भारत में किया गया। 74 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण सिंध सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता था? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? ऐसा नहीं है। वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे? ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते? ये गलत है। तो केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये सही बात है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं। तो 1, 2 दोनों सही हैं। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वृषभ यानी कोबड़ वाले साड़ की आकृति युक्त मोहर जो है मिली है आपके मोहनजोदड़ो। 77 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो देखिए बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का मिलता है। घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। घोड़े के साक्ष्य फिलहाल मिले हैं, लेकिन घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। तो देखिए सिंध घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े की अस्थि जरूर प्राप्त हुई है, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंध घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? पशु के अवशेष की बात हो गई तो भाई घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, हाथी के भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं, शेर के जो है अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
79 नंबर क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई तो कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिलता है, घग्गर नदी किनारे है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक, तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता जो है पनपी है, ठीक। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। नील नदी मिस्र की प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह क्षेत्र रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंध घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में है, संबंधित हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? तो एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका, ये सही क्रम होगा। यूपी आरो मेंस में आया है। एक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, ये सब चीज़ें हैं, समझ सकते हैं आप। दक्षिणी भाग में दक्षिण मेक्सिको, मतलब ये उत्तरी अमेरिका की जो है सभ्यता है, और पूरा पढ़ सकते हैं आराम से। 82 नंबर क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो सुमेरिया की सभ्यता में सबसे पहले लेखन कला के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता कह सकते हैं। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। बस इतनी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ जो है वैदिक सभ्यता के ऊपर प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको? श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य का शब्द होता है श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन। नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु, ये सब होता है, ठीक, समझ सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिए। मेन चीज़ इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एक उत्तम व्यक्ति होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका है ऋग्वेद, ठीक। भारतीय साहित्य में वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इनमें ऋग्वेद को सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। त्रयी नाम है, त्रयी जो नाम है तीनों वेदों का नाम है, ठीक। अथर्ववेद को इसमें बाहर कर दीजिए, बस ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो आपका वर्ण शब्द का जो उल्लेख मिलता है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे पुराना वेद है। और यहाँ आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद वर्ण शब्द रंग के अर्थ में, कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था, मतलब आर्य लोग गोरे थे और जो दास लोग थे उन्हें कृष्ण वर्ण मतलब काले कहा जाता था। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख भी मिलता है। तो शूद्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो पुरुष सूक्त जो पाया जाता है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको मिलान करना है। अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित ज्ञान है, जादू टोना से संबंधित है, तो अथर्ववेद में है, तो यहाँ भी दिए नहीं रखा है। तो बी ऋग्वेद है, ऋग्वेद मतलब ईश्वर महिमा, तो बी का तो पहला हो जाएगा। और बलिदान विधि आपकी यजुर्वेद से संबंधित है, तो बी का पहला हो गया। और बलिदान विधि यजुर्वेद से, तो सी का दूसरा हो जाएगा। तो बी का पहला और सी का दूसरा जो है इसी में दे रखा है। बी का पहला और सी का दूसरा, बी का पहला इसमें दे रखा है, सी का दूसरा दे रखा है, तो यही हो जाएगा। और ए का तीसरा मतलब जो है औषधियों से संबंधित ज्ञान कहाँ पे? अथर्ववेद में है, ठीक। वहीं सामवेद संगीत से डी का चौथा हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको मिलान करना है 8 नंबर क्वेश्चन में। ऋग्वेद में जो है स्त्रोत और प्रार्थनाएं हैं, सबके लिए स्त्रोत दिए गए हैं, जैसे 250 सूक्त जो है दिए गए हैं आपके इंद्र के लिए, ठीक। तो इसी तरीके से यजुर्वेद जो है आपका, यजुर्वेद में आपका क्या दे रखा है? स्त्रोत और कर्मकांड दे रखा है। सामवेद जो है संगीत में है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण दे रखा है। तो ए का आपका चौथा हो जाएगा और बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा आपका सिर्फ और सिर्फ आप किस में देख सकते हैं? ए में देख सकते हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं और इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएँ हैं, मंत्र श्लोक हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड है, ठीक। और सामवेद के पद के संगीत में है, जिसे उद्गाता भी कहते हैं और पुरोहित गाथा भी कहते हैं, जिनको उद्गाता और पुरोहित गाथा कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय और 730 सूक्त हैं। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया, वशीकरण, ये सब अथर्ववेद में है, ठीक। अथर्ववेद में ये आपका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? तो ऋग्वेद में ऋचाओं की बात की गई है। अब यहाँ दे दिया है सूक्त और पूछ लिया ऋचाएँ, 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद आपका स्त्रोतों का संकलन है, सभी देवी देवताओं की, जो भी आपके ऋग्वेदिक काल के देवता थे, इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, उनके लिए सोम देवता थे, तो उनके लिए जो है स्त्रोत और मंत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके वेद हैं, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका ऐत्रेय है। सामवेद का पंचविश है। अथर्ववेद जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। यजुर्वेद का शतपथ है।
तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा आपका सिर्फ और सिर्फ सी में दे रखा है, बस आप राइट आंसर लगा दीजिए बस। यहाँ भी देख सकते हैं ऋग्वेद का त्रेय है और सामवेद का पंचवेद, अथर्ववेद का गोपथ, यजुर्वेद का शतपथ। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो त्रेय ब्राह्मण ग्रंथ आपके ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ आपका जो है वो यजुर्वेद से है। गोपथ आपका किससे संबंधित है? ये आपके अथर्ववेद से और सामवेद से पंचवेद से है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। त्रय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, कौशिकी भी ऋग्वेद से संबंधित। पंचवेद तांड ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण ये सामवेद से हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और जबकि गोपथ आपके अथर्ववेद से हैं। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से। ठीक, शतपथ आपका यजुर्वेद से है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक, और 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक, और 10वें मंडल में ही शूद्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ठीक, 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त जो हैं सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद संगीत का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो आपके सोम और इसके पे जो नामाकृत देवता है उनको। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका शतपथ है। ठीक, गोपथ आपका अथर्ववेद का है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यूपी पीसीएस प्री में आया है, तो अथर्ववेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये आपके अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। ठीक, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थलों की खुदाइयों से लोहयुगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लोह धातु मल धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोह धातु को गलाने का कार्य होता था। ठीक, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें आपके दर्शन पर हैं। ठीक, किस पे हैं? दर्शन पे, न धर्म पे, विधि योग पर नहीं, दर्शन पे हैं। इन्हें वेदांत भी, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा आपकी उपनिषद में मिलती है। तो अगर कहीं कभी आ जाए कि वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त हुआ कि नहीं, नहीं हुआ है। उपनिषदों में ही प्रथम बार मोक्ष चर्चा मिलती है और यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले आता है। तो मोक्ष शब्द जो सबसे पहले आया है वह श्वेताश्वर उपनिषद में आया है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये आपके कठोपनिषद में प्राप्त होता है। किसका? नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का उल्लेख मिलता है और इसमें जो है यम ने नचिकेता को उपदेश दिया कि ना इस आत्मा का कभी जन्म हुआ है, न कभी मृत्यु होती है, ये अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक, यजुर्वेद 2 पार्ट में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण, तो कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है आपका कठोपनिषद। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये आपका कठोपनिषद में मिलता है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का ही पार्ट है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो जो अश्वपति थे वो आपके केकई के शासक थे, केकई के। ठीक, उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा जो थे वो प्रवाहर जा बलि थे और केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु थे। ठीक, लेकिन में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है, वैदिक संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है, ये याद रखिएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी है, याद रखिएगा। सिंधु नदी का ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा जाता है। ठीक, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्किनी जो है वो चिनाब नदी को कहा जाता था। ठीक, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक हैं? तो ये आपकी कुभा और क्रुमु जो हैं ये अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित हैं कुभा जो कि काबुल है, क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल और सुवास्तु स्वात। ये गोमती जो है आपकी कहाँ की? अफगानिस्तान की, यहाँ की नहीं। तो गोमल और सुवास्तु स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित है? तो कुभा आपकी अफगानिस्तान की, वहीं क्रुमु है, स्वास्तु है, गोमती है, ये सब जो है वहीं की थी। यहाँ पर आपको मिलान करना है, जो वैदिक नदियाँ थी आधुनिक नाम उनके क्या हैं। ठीक, तो आप देखिए कुभा जो है वो काबुल है। ठीक, और परुष्णी जो है, परुष्णी आपकी जो नदी थी वो आपकी रावी नदी हो गई है। शतुद्री जो है वो सतलज नदी होगी, सदा नीरा गंडक। ठीक, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला आपका बी में मिल रहा है, बी आप लगा देंगे। ठीक, यहाँ देख सकते हैं कुभा
जो आधुनिक नाम काबुल है, परसुणी का राबी हो गया है, सदानीरा का गंडक, सतुद्री या सतुद्री सतलज। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हो गई है, ये आपको बताना है। तो जो चतुष्टय वेदोत्तर काल आया उसमें आपके अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रथा प्रचलित हो गई, और वहीं आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास की जो है तो ए और सी दोनों हो जाएंगे। चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी, ये वेदोत्तर काल में होता है, मतलब उसके बाद, वैदिक काल के बाद मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई, श्वेताश्वर उपनिषद में। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था जो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन भी वेदोत्तर काल मतलब वैदिक काल के बाद हुआ है। ठीक, आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो 1, 2 दोनों सही है आपके, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है। रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। ठीक, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत विश्व की नैतिक तथा भौतिक व्यवस्था से है माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है और यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किससे उनका पुरोहित माना जाता है। ठीक, तो बृहस्पति को। जो वैदिक देवता थे उनके पुरोहित कौन थे, बृहस्पति थे। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ने जो है कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां, मतलब बहुत बुद्धिमान स्त्रियां थीं, उनका उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की, जैसे अपाला हैं, घोषा हैं, विश्वारा हैं। लोपामुद्रा जो थी अगस्त ऋषि की पत्नी थी, तो याद रखिएगा। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग जो होने लगा वो सिक्के के लिए होने लगा। जो आपका ऋग्वेदिक काल था उसमें निष्क जो था उसका प्रयोग किसके लिए करते थे, आभूषण के लिए। बाद में जो है सिक्कों के लिए उसका प्रयोग किया जाने लगा। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था, तो ये आपका गले का आभूषण होता था, क्योंकि विशेष मेंस में आया है। प्राचीन भारत में निशाका या निष्क जो था वो क्या था, स्वर्ण आभूषण थे और गले का आभूषण होता था, याद रखिएगा। और यहाँ देख सकते हैं बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम थे निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे में मसाका भी था, अभी मसाका भी पूछ सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, भोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख मिलता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस मतलब जो भी आपके मिले हैं यहाँ से अभिलेख उसमें जो है वैदिक देवी देवताओं का नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक, एशिया माइनर में स्थित भोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के जो देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इनका उल्लेख मिलता है। और इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे, ऐसा माना जाता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, ये भोगज कोई अभिलेख देता है। तो भोगज कोई अभिलेख में जो है सभी देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, इसीलिए ऐसा माना जाता है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके प्राप्त हुए भोगज कोई से। ठीक, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह बताया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, लेकिन तिलक का यह मत जो है इतिहासकार नहीं मानते। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, पुरुष मेध का, वो कौन सा ग्रंथ है, ये आपको बताना है। तो ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है। पुरुष मेध एक प्रकार का यज्ञ है, यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के 33 ब्राह्मण में वर्णित है। 45 नंबर क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, तो ये आपके ऋषि गौतम राहुगढ़ थे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किसको आर्य संस्कृति का अधूर समझा जाता था, तो अंग और मगध तो आपके महाजनपद काल में आते हैं, कौशल विदेह भी उसी समय आते हैं, कुरु पांचाल जो थे ये आपके मेन गढ़ थे। ठीक, उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है, तो ये आपके ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग होता है। और गोत्र शब्द का अर्थ जो होता है गोष्ठ, वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, पहले इसके लिए होता था, बाद में जो है इसका संबंध जो है आपके वंशावली से हो जाता है। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः क्या था, तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। ठीक, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, तो ये आपके बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वेदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे। ठीक, याद रखिएगा।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, ये आपको बताना है। तो परशुनी नदी, जो कि आज रावी नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक, और यहीं पर लड़ा गया था। दासराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध है, परशुनी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। रावी नदी पर ही हड़प्पा सभ्यता है, ये भी याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है। तो ये आपके परशुनी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया है और राजा सुदास की इसमें विजय होती है। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। तो सरस्वती नदी को कहा गया है, ठीक। सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी, ठीक। उस जनजाति का नाम मतलब है जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो किकट नहीं संबंधित है, यदु, पुरु, तुर्वस, ठीक, अनु भी थे और द्रुहु भी थे। तो ये आपकी 5 जो है पंचजन कहे जाते थे। ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन में यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे। किकट इससे संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो था वो आपका कृषि था, ठीक। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक थी और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेदिक में कई मंत्रों में कृषि और उनके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना भी की गई है तथा पशुओं को चराने पालने का अनेक स्थानों पर वर्णन है। तो उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द जो है कृषि उत्पाद हेतु किसके लिए प्रयुक्त किया गया। तो जौ के लिए, यौ यानी जौ। 56 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको मिलान करना है। तो ब्रीही यानी चावल, ठीक, और यौ यानी जौ हो जाएगा, और इच्छु यानी गन्ना हो गया, तो मुदक यानी मूंग हो जाएगा। बस यही करना, जो चीज़ पता है वो पहले मिलान कर लीजिए। ब्रीही यानी चावल, ए का दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो ए का दूसरा ही एक ही में दे रखा है, डी आप लगा दीजिए आंसर। ऋग्वेदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे। तो ऋग्वेदिक जो पढ़ी होते थे वो व्यापारी होते थे। ऋग्वेदिक काल में व्यापारियों को पढ़ी कहा जाता था। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, उन्हें बेकनाट सूदखोर कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। तो वंश परंपरागत राजतंत्र था वैदिक युग में, याद रखिएगा। वैदिक काल में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यप जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर राजतंत्र ही था। 59 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा जो थी वो आपकी मंत्री परिषद थी, ठीक। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, और जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे, और समिति जो थी उसमें आपके पूरा जो अपना समाज होता था, ठीक, वो लोग अपना लेते थे भाग। ये सारी चीज़ें हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो सभा थी। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी तो सभा थी, ठीक। अब ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक धर्म था तो बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त जो समर्पित हैं वो किसे, इंद्र को समर्पित हैं, ठीक, और उसके बाद अग्नि को। ऋग्वेद में जो आपके इंद्र हैं उन्हें 250 सूक्त समर्पित हैं और अग्नि को 200 सूक्त। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। तो इंद्र को माना जाता है, और वर्षा और झंझावत का देवता भी इन्हीं को कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो समर्पित हैं वो आपके, देखिए यहाँ पर इंद्र नहीं दे रखा है तो अग्नि को समर्पित हैं, ठीक। सबसे पहले नंबर पर 250 सूक्त तो इंद्र को हैं, 200 सूक्त आपके अग्नि को समर्पित हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तर में सही उत्तर बताइए। ये झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड नहीं देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक नहीं थे, वर्षा के देवता थे। तो 1 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस में आया 1 और 4 आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है, ठीक, प्रतापी देवता थे और 250 सूक्त हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं आराम से पॉज करके। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो इंद्र थे। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। तो इंद्र माने जाते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक समय सूत्र काल कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिला है। तो ये आपके ऋग्वेद से मिला है, और इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं, और सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है ये, और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखिएगा। और 3रा मंडल जो है उसमें आपके गायत्री मंत्र की
जो है उत्पत्ति मिलती है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, तीसरे मंडल में। विश्वामित्र इसके रचयिता हैं। ठीक, सोम सविता देवता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो ये आपके पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित। ठीक, सर्ग भी ये सब सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं आप। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये तो आपको पता ही होगा। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। कौन? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक, इसे जय संहिता भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये आपके जय संहिता के रूप में जानी जाती है। इसमें 8800 श्लोक हैं और जय संहिता के नाम से जानी जाती है। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्न में से किस ग्रंथ का है? तो ये आपके महाभारत का है। ठीक, जय संहिता भी इसी को कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये वासुकी ने किया था। ठीक, ये याद रखिएगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जो समुद्र मंथन होता है उसमें मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत लाया जाता है, भगवान विष्णु लेकर आते हैं, और वहीं रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट होती है? तो ये आपके धर्मशास्त्र के समय जो है, जब धर्मशास्त्र का काल आता है उसी समय अछूत की अवधारणा जो है उत्पत्ति होती है। ऋग्वेद में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब धर्मशास्त्र काल के समय जो है उद्भव होते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? भैया मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। और भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। ठीक, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है, मूलतः कहाँ का है? तो ये उपनिषदों का है। ठीक, और कहाँ किस उपनिषद का है ये भी याद कर लीजिए। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो श्वेताश्वर। श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। तो यहाँ पर जो है नहीं दे रखा है कोई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे तो छंदों के उपनिषद ये सब कुछ नहीं। श्वेताश्वर सफ़ेद घोड़ा। ठीक, सत्यगाम जाबल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, ये छंदों की उपनिषद में ये कथा मिलती है आपकी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। जो ऋग्वेद की मूल लिपि वो ब्राह्मी है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध आपके ऋग्वेद से है। जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था उसी को कहते थे होता, समझिए। जो ऋग्वेद का पुरोहित होता। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता आपकी जो है ईरान से संबंधित है। ये भी ईरान की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? तो गाय को, न मारने योग्य। ठीक, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। 93 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर में संबंध निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई सच नहीं। एकदम सही बात है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह। गलत बात है, सिंधु घाटी में लोहे का तो ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग पशु को जानते थे। इस पशु को घोड़े के साक्ष्य भी मिले ऋग्वेद काल, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही सही है आपका, केवल एक सही है। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में इनमें से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। इसे अघन्या भी कहा जाता था। लेकिन 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ आपको मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वहीं उत्तर वैदिक समाज जो था वो आपका कृषक था। ऋग्वेदिक समाज चारागाह पे डिपेंड था, मध्यकाल जमींदारी से। तो ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला। ए का चौथा, तो ए का चौथा, बी का तीसरा होगा, यहाँ दे नहीं रखा बी का तीसरा, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, डी में दे रखा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा शब्द शेष 3 का वर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, कुल, वंश, गोत्र, कोश अलग चीज़ है। ठीक, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित, जबकि कोश परिवार से संबंधित नहीं, भंडार से संबंधित है। संस्कार कितने होते थे? 16 संस्कार होते थे। ठीक, याद रखिएगा, 16 संस्कार टोटल होते थे। धर्म सूत्र में इनकी संख्या 40 बताई गई है। ठीक,
98 नंबर क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो होता था उसे उपाध्याय कहते थे। तो याद रखिएगा ये उपाध्याय होता था। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।